हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ। तो पेपर को देखने के बाद यह पता चला कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इससे आप एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यह अंदाजा लगा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के भी एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एनसीईआरटी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सिरे से हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की शुरू करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फ्रेंड्स, साथ में ही आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो इसके साथ हम शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं पीडीएफ में। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाएंगे, जो कि आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। इसको देखकर नोट कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट जैसे दिया गया है वैसे भी अपनी बुक में उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे एक बच्ची है रसीदा। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उसके मन में आया कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। तो वह यह जानने की कोशिश कर रही है। तो चलिए देखते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। यानी अगर हमें कल की बातें जाननी हो तो हम अखबार पढ़ लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं। अगर हमें बहुत सालों पहले की बात जाननी हो तो हम उसको कैसे जानेंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि कौन सा आधार होगा यह जानने का। तो चलिए देखते हैं, जो हमारे अतीत के बारे में जानने के जो स्रोत हैं वह क्या-क्या हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। तो यह सब चीज़ों की जानकारी हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 यानी पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अभी देखते हैं इसको। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी जो संग्राहक थे, वो आसपास की जो विशाल संपदा थी वहां से परिचित थे, यानी उनके बारे में उनको जानकारी थी। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और तिरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी फ्रेंड्स इसके बारे में देखेंगे, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट में सबको देखेंगे। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। कुछ अन्य क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, जहां पहले चावल उपजाया गया, विंध्य के उत्तर में स्थित थे।
चलिए यहाँ पे पहला था कि हमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो फ्रेंड्स ये है नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी ये अरब सागर में गिरती हैं। बाकी नदियाँ सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा हिमालय पर्वत है। उसके बाद ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, यहाँ पे चंबल नदी, यहाँ पे सोन नदी, यहाँ विंध्य की पहाड़ियाँ, उसके बाद यहाँ थार का मरुस्थल राजस्थान। यहाँ से जो ये पांचों नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास नदी। यहाँ पे काबुल नदी, सुलेमान, किरथर। जो भी बात हो रही थी सुलेमान और किरथर की, सबसे पहले इसी क्षेत्र में लोगों ने चावल और गेहूं उपजाना शुरू किया था, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में ही। अब यहाँ पे देखते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ पे गंगा नदी। ये महानदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, यहाँ पे दक्कन का पठार है, पूरा दक्कन का क्षेत्र है। यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी है, उसके बाद ताप्ती नदी है। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वह नर्मदा और तापी के बीच में है। अब यहाँ पे देखते हैं कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, पूर्वी तट यानी पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, लक्षद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, उसमें था सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। अभी हम लोगों ने देखा सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इनकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो अभी हमने देखा गंगा और सहायक उसकी सोन नदी को। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में जैसे मगध का विकास हुआ था, यह वर्तमान में बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया तथा कुछ स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो आप हमें बताइए कि मगध जो साम्राज्य था उसके साम्राज्य क्यों कहा जाता था, इसका विकास क्यों हुआ? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण नदियां समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी होती थी। ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काबिले में तो कभी कभी जहाजों में अपने साथ मूल्य वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिला। यहाँ पे है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। एक बार फिर से मानचित्र देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके।
वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम, यानी हमारे देश का नाम कैसे पड़ा था, इसके बारे में जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देश का नाम, अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। यानी जो यूनानी और ईरानी आए थे, सिंधु को उन्होंने सिंधु न कह के हिंदोस या इंदोस कहा। इसी नदी के पूर्व में स्थित, जैसे जो सिंधु नदी थी, इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। जो भरत नाम का प्रयोग था, जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, उनके समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इसी से अब नाम पड़ गया इंडिया या भारत। देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में कई कई तरह से अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से है, यानी जो हाथ से लिखी गई थी ताड़पत्रों पर उसे ही हम पांडुलिपि कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियां थी वो भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है साइड में पे कि ताड़पत्र से पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज की छाल से बनी बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे नीचे दिया गया है, यह है, यही है वो छाल पर लिखी गई थी पांडुलिपि। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान के आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिले हैं। इन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। अभी जो शॉर्ट नोट्स बनाया गया है उसमें दिखाया गया है। कभी कभी शासक अथवा लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने काम का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी प्रायः जब राजा होते थे, जब उनकी वो जीत जाते थे किसी युद्ध में, तो उसका लेखा जोखा रखते थे अभिलेखों पर।
इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ में से छोटे-छोटे फैक्ट तैयार होंगे जो कि आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में मिल जाएँगे, जो कि मैंने बनाया है। पुरा पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दानों अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? यहाँ पे पूछा गया है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व तत्व से ज्ञात जानकारियों जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, यानी इन स्रोतों से हमें अतीत की जानकारी हुई है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे साइड में दिया गया है कई महत्वपूर्ण जानकारी, इसको हम पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। जो अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बर्तन है कुछ, पॉट। प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का यहाँ पे दिया गया है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2200 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग आने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न है? बहुत डिफरेंट है ये हमारे यहाँ के सिक्कों से। यहाँ पे ये जो पॉट है ये 4700 वर्ष पूर्व का है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है कि अतीत एक है या अनेक है। अतीत ये एक या अनेक। क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, यानी सबका जीवन अलग-अलग था। जैसा कि आ, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके
फल-फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इस अतीत इ इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष बचा हुआ है। तिथियों का मतलब, अब हम देखते हैं तिथियों का क्या मतलब होता था। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इससे तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अर्थात 2000 वर्ष का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। हम ईसा पूर्व कहते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। यहाँ पे देखिए, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। तात्पर्य यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा जन्म से पूर्व, यानी ईसा पूर्व। ईसा का जो जन्म हुआ था उसके पूर्व, उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी, और हिंदी में ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में इसे कई लिख पाती हो। इसका अर्थ है कि एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है। जब एनो डोमिनी की बात आती है तो वहाँ ईसा मसीह जन्म के वर्ष से ही है, यानी जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, हम उसे एनो डोमिनी कहेंगे। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह सॉरी बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। कई जगह एडी की जगह पे क्या होता है, सीई, और यहाँ पे जो होता है बीसी की जगह पे बीसीई, बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, इसको हम कॉमन एरा कहेंगे, और बीसीई अर्थ का है बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द जो हमने पढ़ा, कौन-कौन से शब्द थे, हमने यात्रा के बारे में जाना, पांडुलिपियों के बारे में जाना, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास, स्रोत, अज्ञात लिपियों का अर्थ निकालना, इन सब के बारे में जो शॉर्ट नोट्स बनाई गई है, पढ़ा भी और इसके बारे में उसमें लिखा भी गया है। अभी हम आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला कि जो नर्मदा घाटी यहाँ से अखेट तथा संग्रहण प्राप्त हुआ था। मगध है, सॉरी, ये जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हैं, यह प्रथम नगर है। उसके बाद गंगा घाटी है, जो गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। गारो पहाड़ियाँ से आरंभिक ऋषि के साक्ष्य मिलते हैं। मगध यह सबसे बड़ा राज्य था। तो इसका मिलान हो गया। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो हमने शॉर्ट नोट्स जो बनाया उसको भी दिखाएँगे और आपको पॉइंट वाइज़ कैसे बनाना है, वह भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हैंड रिटेन नोट्स बनाया गया है। आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। पहले पहले मतलब इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है, जैसे अतीत का अध्ययन, उसके बाद शुरुआत यानी 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी, 2500 गंगा नदी घाटी, इंडिया, एक समूह, सिंधु संस्कृत, ये सब किताब में जैसा दिया गया इसको सॉर्ट करके आप बना सकते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाना जाए,
यहाँ पे 3 प्रकार की जानकारी मिली थी, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, ताड़पत्रों को ये पांडुलिपि कैसे लिखी जाती थी इसके बारे में, और देश का नाम कैसे पड़ा इंडिया, सिंधु संस्कृत, कुलडी हिमाबिंदु के उत्तर में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आता तो आप पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए अभिलेख, भाषा कैसी थी, लिपि कैसी थी, अभिलेखों की तिथियों का मतलब यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा का ईसा का जन्म था उसे हम एडी यानी कहते थे, एनो डोमिनी, और कॉमन एरा, इससे पहले हम ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व, उसके बाद ईसवी। तो ये हो गई आपकी हैंड रिटन नोट्स। आप इस तरीके से देख लीजिए और इस तरीके से बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं पॉइंट वाइज कि पॉइंट वाइज कैसे बनाना है आपको। अगर आपको इस टाइम पढ़ रहे हैं तो आप इस टाइम आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि इसी टाइम आपको लिखना है और नोट्स बनाना है साथ में ही। अब दूसरा मेथड है कि पॉइंट वाइज कैसे बनाएं। अगर आपको यह मेथड पसंद आ रहा है तो आप इस तरह किस तरीके से बनाएं, और ये सही भी है क्योंकि वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, नोट्स में अपने लिखना शुरू कीजिए। नोटबुक में पहले लोग कहाँ रहते थे, मतलब इसके बारे में लिखिए पॉइंट में। तो लिखिए पहले की लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। तो पहले हो जाएगा कि लोग कहाँ, नर्मदा नदी। यहाँ कुछ कुशल संग्राहक भोजन, जड़, फलों तथा जंगलों के उत्पादों पर निर्भर थे, जानवरों का शिकार करते थे। पहला पॉइंट हो गया आपका अपनी नोट्स में। चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, यह लिख करके और आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे है कि जो उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। यहाँ से क्या जानकारी मिली थी, ये इम्पोर्टेंट है। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने पहले गेहूं और जौ को मतलब फसलों को उपजाया था, यानी उपजाना आरंभ किया था स्त्री पुरुषों ने। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले अन्न उपजाया गया था जिसमें से गेहूं और जौ था, तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया गया था। दूसरा पॉइंट। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। गारो, असम, विंध्य पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था, यानी सर्वप्रथम चावल जो था वह विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। तीसरा पॉइंट लिखिए। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है, सिंधु व उसकी सहायक नदियां। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, गंगा व तटवर्ती इलाके 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे कुछ आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व फले फूले और 2500 वर्ष पूर्व गंगा तटवर्ती इलाकों का विकास हुआ। चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट देंगे, गंगा एवं सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी, यानी जो मगध है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब वर्तमान में यह बिहार में है। अब यहाँ पे छठा पॉइंट, छठवा पॉइंट देखते हैं। पॉइंट वाइज कीजिए। छठा पॉइंट, देश का नाम, यानी देश का नाम कैसे पड़ा था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने हिंदू को हिंदोस या इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, यानी इसके जो पूर्व के भूमि प्रदेश है जहाँ पूर्व में लोग रहते थे, इसे हम इंडिया कहा जाता है। फिर सातवां पॉइंट है कि भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था।
इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। 7वां पॉइंट। फ्रेंड्स, ये नोट्स भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी किताब पढ़ने के साथ, और अगर जब आपका एग्जाम करीब हो तो अब बस आपको यही नोट्स पढ़नी है जो कि मैं बता रही हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो इस टाइम आप यही सब पॉइंट लिखते चलिए। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? अगला पॉइंट, पांडुलिपियों के माध्यम से। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जो भुर्ज छाल से निर्मित होता था उसे ही हम भोजपत्र कहते थे। अब यहाँ पे एक अगला पॉइंट और लिखिए। अंग्रेजी के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि प्रकार के विषय की जानकारी मिलती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जितना बताया जा रहा है ये सारे जो चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका निचोड़ है, यानी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बस इतना ही है, और यही नोट्स आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, और 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके ही नोट्स से। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यह संस्कृत व प्राकृत तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी। यहाँ पे अभिलेखों की बात हुई थी। अभिलेख क्या होता है कि अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जो अभिलेख है यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातत्व, ये क्या होता है? ये व्यक्ति की अगला पॉइंट, ये सब हेडिंग दे करके लिखनी है फ्रेंड्स जितना है। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का मतलब वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अध्याय पढ़ते हैं। पत्थर व ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्र, मूर्तियां इत्यादि का उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं, उन्हें हम। अब इतिहासकार क्या होते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट, तिथियों का अर्थ क्या है। जैसा कि हम लोगों ने देखा बीसी, एडी। जो लोग जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, अब देखते हैं तिथियों का। बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का जो विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध 2500 वर्ष पूर्व। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं, या फिर साथ में जब क्लास चल रही हो तब आप पॉइंट में नोट्स बना सकते हैं। आपको वहां पे दोनों तरीका बताया गया है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।